न्यूज़ तो सुनी होगी सबने। गुड इवनिंग सर। आईसीएससी बोर्ड ने क्या अनाउंसमेंट की है। गुड इवनिंग एवरीवन। 25% रिडक्शन ऑफ सिलेबस। सर हमारा तो सीबीएसई है। सीबीएसई करेगी। अब आईसीएससी जब 25% कर रही है, वो भी नेशनल बोर्ड है ना एक। आईसीएससी। गुड इवनिंग अवनी। सीबीएसई भी। नहीं 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 नहीं, वही मैं कहने वाला था। 50% एक्चुअली डिपेंड करता है कि ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन कब तक चलेगी। ठीक है। जुलाई से, 1 जुलाई से लेकर तुम कह लो 28 फेब। ठीक है। इस सेशन को मद्देनजर रखते हुए दे आर गोइंग फॉर 25% रिडक्शन, तो 75% सिलेबस ही आएगा। अच्छा, किन्होंने ये अनाउंस किया है? आईसीएससी। सीबीएसई ऑफ कोर्स वो भी 25% एटलीस्ट सोच के चलेगी। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ और मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि 1 जुलाई से सब स्कूल जाना शुरू कर दिया, कुछ कुछ स्कूल नहीं। 1 जुलाई से कुछ ऐसे भी स्कूल्स थे जो ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने जिन्होंने शुरू ही नहीं की थी, पता है तुम्हें? वो सिर्फ असाइनमेंट्स भेजते थे ईमेल में, क्योंकि टीचर्स रेडी नहीं थे फॉर सच सिचुएशन कि ऐसा होने वाला है। तो 1 जुलाई से उनको सारे इक्विपमेंट्स दिलवाए गए घर पे, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, डिजिटाइजर और पेन वगैरह। तो सीबीएसई भी एटलीस्ट 25% मान के चल रही है। और देखो, अगर आई थिंक सितंबर में हो गया ना पोस्टपोन, सबको पता होगा, नीट और जेई के एग्जाम्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। न्यूज़ कैसे पता है? पता है ना? तो जब यस सर। सितंबर में हो गए तो इसका मतलब दे एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स अपने घर से निकल के एग्जाम सेंटर आएंगे एग्जाम देने, तो अराउंड समवेयर वी कैन एक्सपेक्ट दैट टाइम कि स्कूल्स भी शायद शुरू हो जाएं। अगेन वो तो डिपेंड पहले करता है। जनवरी में होते थे ना? नहीं नहीं, ये जनवरी में नहीं होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे मार्च अप्रैल में। सर अप्रैल के मई में होते हैं अप्रैल में अभी नीट और बहुत जेई। टाइम हो गया, कहाँ अप्रैल में और कहाँ सितंबर। तो 2 बार होते 4 थे ना? महीने निकल गए। हाँ, एग्जैक्टली। एनीवेज, तो देखो, soon they will announce on the official website how does it goes। ठीक है। तो उससे पहले बताओ, शुरू करने से पहले कुछ पूछना है, डाउट किसी को कुछ? हम्म बताओ। आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। बिफोर वी स्टार्ट, कोई डाउट, कुछ पूछना हो आपको? नो सर, नहीं, लास्ट क्लास में कवर हो गया था। चलो ओके, ठीक है। तो इसी से कंटिन्यू करते हैं गाइस। न्यूक्लियर न्यूक्लियर से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, जियोथर्मल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सारे लोकेशंस फेवरेबल नहीं होते हैं। तो कौन से लोकेशंस फेवरेबल हैं? जैसे न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स में देयर आर सम स्पॉट्स वेयर देयर आर हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स पता ही है सबको। द geothermal energy comes out in contact with water in the form of steam। ठीक है, that steam is actually is what made to pass through the pipes which goes to the turbine in high pressure generates electricity। okay, न्यूक्लियर में जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या थी? that it produces radioactive products। ठीक है। उसका जो रिएक्टेंट होता है वो भी ऑफ कोर्स एक रेडियो एक्टिव है। और जो मैंने तुमको बताया था, यूरेनियम 235, दिस इज द बेसिक रिएक्टेंट विच इज रिक्वायर्ड। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी की कौन से टाइप को हम हार्नेस करते हैं अर्थ में? फिजन या फ्यूजन? Fission। फिजन। फिजन। ठीक है। तो हेवी एटम्स सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम। प्लूटोनियम थोरियम भी कभी कभी यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो दिस इज radioactive fuel। okay, and they are bombarded with low energy neutrons। अब ये बॉम्बार्डमेंट होती कैसे है? जैसे मान लो ये एक एटम है यूरेनियम का, तो यूरेनियम 235 से एक पर्टिकुलर एटम कह रहा हूँ, ये न्यूक्लियस मान लो, क्योंकि
जो एटम है उसका कौन सा पार्ट स्प्लिट करता है? ऑफ कोर्स इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो स्लो मूविंग एनर्जी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है बताओ? कोई चार्ज नहीं होता। एग्जैक्टली जब कोई चार्ज नहीं होता है तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील नहीं करेगा, ज्यादा रिपल्सिव भी फील नहीं करेगा, सिंस इट इज न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल क्या चार्ज होता है न्यूक्लियस का? पॉजिटिव। जीरो नहीं, पॉजिटिव, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए हाई स्पीड बट लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स उसे बॉम्बार्ड करते हैं और स्प्लिट हो जाता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, एंड एक बार स्प्लिट होता है तो वो कितने सारे फिर प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन्स? 3। इससे और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ना, ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर बाकी 3 यूरेनियम एटम्स के न्यूक्लियस से टकराते हैं। फिर वो 3 से कितने हो जाते हैं? 9, 9, ऐसे 3 की पावर चलती है। मैं फिर से रिपीट करूं, 3 to the power of 0, 3 to the power of 1, 3 square, 3 क्यूब। इसी को तो चेन रिएक्शन में यही कहना चाह रहा था पिछली क्लास में। अगर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ही कम समय में ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड किस सेंस में? इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि तुम उसको कंटेन नहीं कर पाओगे छोटे से स्पेस में। जो भी स्पेस में ये फिजन हो रही होगी वो स्पेस फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और रेडिएशन एनर्जी एनवायरनमेंट में लीक हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ लिखा भी होगा इन्होंने, टू कंट्रोल, हाँ, the fission of an atom of uranium produces 10 million times the energy produced by the combustion of an atom of, बाप रे, देखो कंपेयर कैसे कर रहे हैं, of an atom of carbon। एक एटम ऑफ कार्बन जब अंडरगो करता है कंबशन, सबको पता है कंबशन, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? C+O2 gives CO2 प्लस हीट। हीट को डेल से बना रहा हूं मैं। तो मान लो ये जो हीट एनर्जी है, मान लो ये एनर्जी है x जूल्स, मान लो। इसको कंपेयर इन्होंने किया है किससे? फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम। तो अगर एक एटम ऑफ यूरेनियम अंडरगो करता है फिजन, कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस? 10 मिलियन टाइम्स। 10 टाइम्स भी नहीं, कितना मल्टीप्लाई करूंगा x से? बोलो। 10 की पावर, वेरी गुड, करोड़ मतलब 7, क्योंकि मिलियन में होते हैं 6 जीरो, तो इन्होंने कहा है 10 मिलियन। सर ये एक एटम का है? एक एटम, ठीक है, इतनी गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो 10 की पावर 7 x जूल्स। ओके, तो फट से स्टूडेंट शायद इसमें उसका ध्यान चला जाए कि सर एफिशिएंट ज्यादा है, सर एफिशिएंसी देखो कितनी ज्यादा है। इट्स नॉट अबाउट द एफिशिएंसी here, it's actually about the process. The process here followed is nuclear fission, which extracts the energy from the, चलो लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिखो सब लोग। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस, जल्दी से लिखो। कोई पूछ दे डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी तो ये लिखना आप लोग। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस is based on harnessing, स्पेलिंग हार्नेसिंग की, HARNESSING। Nuclear energy process is based on harnessing energy, हाँ आयुष बताता हूँ, harnessing energy from the nucleus of an atom, from the nucleus of an atom by breaking it into lighter LIGHTR, by breaking it into lighter elements or combining nucleus of light elements to form। सर ऑन कंबाइनिंग के बाद क्या है?
हाँ, एक मिनट। ऑन कंबाइनिंग के बाद जहां तक तुमने लिखा देवांश एक बार पढ़ो शुरू से, फिर मैं Nuclear बता। energy process is based on harnessing from the nucleus of the atom by breaking it into lighter elements or combining. और कंबाइनिंग न्यूक्लियस ऑफ टू लाइटर एलिमेंट्स combining nucleus of two lighter elements to form a heavy element. heavy मत लिखना, heavier लिखना, to form a heavier element. ठीक है, ओके। तो जो पहले हमने लिखा था कि एक हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं छोटे या लाइटर एलिमेंट्स में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन। तो उस चीज को ना अंडरलाइन करके अपने आपको समझाने के लिए समझ के लिख लेना कि उस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। और दूसरा पार्ट और जब लिखा था हमने बीच में डेफिनेशन में, और कंबाइनिंग लाइटर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ हेवियर एलिमेंट, उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन। यही चीज है, उसको अंडरलाइन करके अपने समझ के लिए लिख लेना कि फिजन उसमें क्या है, फ्यूजन उसमें क्या है। ओके ओके, देखो आयुष का क्वेश्चन है, सर इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने समझ लिया ना, अनकंट्रोल्ड बना कौन रहा है इसको, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये 3 न्यूट्रॉन्स बेसिकली जो निकल रहे हैं, उसमें से मैंने 2 को या 1 को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसको दूसरे यूरेनियम एटम के साथ टकराने का मौका ही मैंने नहीं दिया, बेसिकली एब्जॉर्ब कर लिया, तो कंट्रोल कर लूंगा मैं इस प्रोसेस को। इसलिए हम लोग ग्रेफाइट रॉड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट के रॉड्स, ग्रेफाइट या लेड। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं किन्हें, न्यूट्रॉन्स को। तो कंटेन बेसिकली एनर्जी एक अपर लिमिट तक बाउंड होकर रह जाती है। बाउंड मतलब मान लो एक छोटा सा सिस्टम है, एक छोटा सा रूम है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रही है, ठीक है, वो बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और मान लो इस रूम की न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ आयुष, न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है। मान लो इस रूम की कैपेबिलिटी है सपोज 10 मिलियन जूल, सपोज 10 मिलियन जूल ऑफ हीट एनर्जी ये झेल सकता है। अगर 10 मिलियन जूल से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल अंडरगो एक्सप्लोजन। तो वो अपने सिस्टम्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि ग्रेफाइट रॉड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स या फिर इस तरह से कंट्रोल करते हैं बेसिकली, एनर्जी इसके दायरे में रहे, इसकी रेंज में रहे, इससे ज्यादा बियॉन्ड ना जाए। खैर वो सब आप 11th 12th में एक्चुअली पढ़ोगे, अभी नहीं, चैप्टर ही है फिजिक्स में। न्यू हाँ बताओ। सर ग्रेफाइट रॉड्स की भी कोई कैपेसिटी होती है? कैपेसिटी मतलब थिकनेस होती Absorb है करने की। आया ना, हाँ थिकनेस। जितने ज़्यादा मोटे ग्रेफाइट रॉड्स होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा वो बेसिकली ब्लॉक करेंगे न्यूट्रॉन्स को दूसरे नए यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ कोलाइड, मतलब बॉम्बार्ड होने में। ठीक है, व्हाई डज इंसिडेंट ऑफ चेरनोबिल अकर्स, डिड अकर। अच्छा, चेरनोबिल में यार उसकी HBO में सीरीज भी आई थी ना, चेरनोबिल। मैं भूल रहा हूँ, मैंने ध्यान से देखा था, आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू कंक्लूड। उसका शायद रीजन था कि जो कोर था काफी हॉट हो गया था। कोर मतलब वही याद रखना, ये जो मैंने रूम बनाया ना बेसिकली, और ये रूम के जो वॉल्स होते हैं बहुत थिक होते हैं। किससे बने होते हैं, सीमेंट नहीं, ठीक है, इसके वॉल्स भी बने होते हैं लेड और ग्रेफाइट से। लेड ग्रेफाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाले खास मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। टाइटेनियम भी तो कर टाइटेनियम नहीं, जितना ज्यादा ग्रेफाइट और लेड करता है उतना टाइटेनियम नहीं करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा करता है।
और ऑफ कोर्स ये बेसिकली हीट को भी उतना ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं। हाँ मतलब गुड कंडक्टर हैं हीट के, बट लेड क्योंकि पता ही है सबको मेटल है ना, ग्राफाइट नॉन मेटल है, पता है ना, ग्राफाइट कार्बन से बना है प्योर। यस सर। ठीक, तो कोर उस चेम्बर को कहते हैं, उस रूम को कहते हैं जहाँ पे फिजन होता है। तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट हो गई थी शायद चेरनोबिल में, जिसके चलते एक्सप्लोजन हो गई थी और कोर बाहर निकल गई थी, बाहर मतलब एनवायरनमेंट में। और जहाँ एक बार कोर बाहर निकल जाती है तो भाई रेडिएशन लीक हो जाएगी एनवायरनमेंट में। ठीक है, फिर कुछ दिन का ही खेल है, आसपास जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होगी सब मर जाएगी, प्लांट्स एनिमल्स कुछ नहीं बचेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, अगेन न्यूक्लियर फ्यूल की जब फिजन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके प्रेशराइज्ड स्टीम टरबाइन चेम्बर में भेज देते हैं, जिसके चलते वो रोटेट होता है और पावर जनरेशन। ठीक है, वही प्रोसेस है। तो ये कहते हैं सेल्फ सस्टेन उसको बनाते हैं। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल्फ सस्टेनिंग फिजन। इसका मतलब ध्यान से सुनना, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है, देखो न्यूक्लियर फिजन को शुरू करना बहुत आसान है, न्यूक्लियर फिजन को इनिशिएट करना बहुत आसान है। किसी भी एक यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करवा दो, अभी नहीं ले सकते। ठीक है, वो फिर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा और ऐसे सस्टेन होता जाएगा। लेकिन ये जो सस्टेन, ठीक है, ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड मतलब तुम रोक नहीं पा रहे हो, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तुम एक लिमिट नहीं लगा पा रहे हो कि कितने यूरेनियम न्यूक्लियस पर सेकेंड फिजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि तुमने किसी तरह का ग्राफाइट रॉड या कुछ रेडिएशन या न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज ही नहीं किया। तो इंजीनियर्स जो होते हैं वो इस तरह से ग्राफाइट रॉड को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है ना पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है ये सारा प्रोसेस, पता है आप लोगों को? वो जो चेम्बर, वो जो रूम बनाया था ना, वो सारा प्रोसेस पानी के अंदर होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि वाटर, जैसे एक तो वही रिक्वायरमेंट है, वाटर को हमें गर्म करना है, तो जो कोर के अंदर वाटर है वो बहुत गर्म हो जाता है और वो हाई प्रेशराइज्ड फिर निकलता है बाहर उस जगह से और टरबाइन चेम्बर्स में भेज दिया जाता है। और एक रीजन वाटर यूज करने का ये है कि वाटर भी कुछ हद तक रेडिएशन को कंट्रोल नहीं, एब्जॉर्ब करके रखता है। और खासकर न्यूट्रॉन्स जो है ना, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, उनकी वेलोसिटी को भी वो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इट्स लाइक अ ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो एक गाड़ी तेज से गुजर नहीं सकती ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो एक तरह के ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तरह की कंजेशन है, न्यूट्रॉन्स उतना ज्यादा स्विफ्टली मूव नहीं कर पाएंगे। तो वाटर प्लस ग्रेफाइट रॉड्स मिलकर ये अनकंट्रोल्ड फिजन को कंट्रोल्ड बनाते हैं इस तरह से कि वो बिना कोई डिस्ट्रक्टिव आउटपुट के कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, 1 kg ऑफ यूरेनियम इनफ होता है। मैंने आज से 10 साल पहले एक वीडियो देखा था, मुझे याद है, डिस्कवरी में 1 kg ऑफ U-235, ठीक है, 22 साल तक यूज हो सकता है फ्यूल की तरह, 22 ईयर्स। अच्छा, ये कहाँ पे यूज हुआ था सर? आप पावर प्लांट की बात कर रहे हो? नहीं, मैं शिप्स की बात कर रहा हूँ। शिप्स जो होते हैं बेसिकली न्यूक्लियर मरीन शिप्स क्या यूज करते हैं पता है? फॉसिल फ्यूल्स, न्यू कोल यूज करते हैं to burn that coal and get heat energy, and that's how they move in the sea. लेकिन न्यूक्लियर मरीन शिप्स भी होते हैं, इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, खैर यूएस के पास है। उसी न्यूक्लियर मरीन शिप्स में फिर जेट प्लेन्स भी लैंड करते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं, अगर कभी देखा होगा। सर एयरक्राफ्ट। हाँ, एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 22 साल तक इनको पावर करने के लिए इनफ है। आज ये तो मैंने बहुत पहले वीडियो देखा था, अब तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई होगी, खैर। तो ये 22 साल तक क्या चलता है? कंट्रोल्ड फिजन। ठीक है, कंट्रोल्ड फिजन इज द रीजन। सर अगर यही पे कोल यूज करते तो 10 मिलियन केजी कोल यूज करना पड़ता है।
अच्छा नहीं अपने नहीं, काम तो के लिए। एनर्जी तुम कंपेयर कर रहे हो, एनर्जी और मास को एक्चुअली आप डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो आदित्य। ये देखो नीचे E इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, इसका ये मतलब है, पहले तो फॉर्मूला है एक्चुअली एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास इनटू सी स्क्वायर। इसका एकदम आइडल वे में तुम्हें अगर मतलब बताऊं, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मास है 70 kg, तो अगर मैं 70 kg यहाँ पुट करूंगा, देखो कितना निकल के आएगा, प्लीज कैलकुलेट करके जल्दी बताना। 70 इंटू सी क्या है गाइस, सी कांस्टेंट है, सी है वेलोसिटी ऑफ, पता है ना, लाइट, लाइट। लाइट। मीटर पर सेकंड में आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द Yes, sir. पावर ऑफ 8। जरा कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है। आई थिंक मैं, चलो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। So 210 into 10 to the power 8. नहीं, मैंने पॉइंट को इधर लेकर आया हूँ, साइंटिफिक उसको उस फॉर्म में लिख रहा हूँ। अरे 7th में पढ़ा था ना ये फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, ऐसे लिखा था हमने, a इंटू 10 की पावर b, जहाँ पे a एक नंबर है जो 0 और 10 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, बीच में मैंने कहा, और b कोई भी इंटीजर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। खैर अब एक कोई भी स्टूडेंट, या चलो तुम लोग सब में से कोई भी जल्दी से मुझे सर्च करके बताओ ऑनलाइन कि एनुअल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ, बताओ कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती होगी, जो सबसे पावरफुल है, Populated होगी। पॉपुलेटेड नहीं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। सर अमेरिका। रशिया। रशिया या यूएस है? सर यूएस। सर रशिया लार्ज कंट्री है सर, उसमें ज्यादा होता होगा। अच्छा एरिया वाइज क्यों जा रहे हो, चलो एक बार सर्च करो गूगल, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ यूएस, जल्दी बताना मुझे, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ यूएस जूल्स में। चाइना, चाइना आ रहा है। चाइना आ रहा है, कितना आ रहा है जूल्स में बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ मुझे। न्यूमेरिकल वैल्यू मिली? सर इसमें अगर लिखा हुआ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिली तो तो ये हर सब वेबसाइट पर अलग अलग दिखा रहा है, किसी में चाइना, किसी में यूएस। किसी, अच्छा मैं समझ गया, ऐसे सर्च करो फिर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल चाइना, और बाकी अगर नॉर्मल देखे तो यूएस है। नहीं नहीं, मैं वैल्यू 300 मिलियन BTU लिखा है। 300 मिलियन BTU। BTU नहीं, मैं जूल्स में, एक मिनट रुको मैं सर्च करता हूँ, जस्ट अ मिनट। एनर्जी इन जूल्स कंजम्पशन, सर 7 लाख कुछ दिखा रहा है। बोलो बोलो, 7 लाख क्या? सर 7,51,800। जैसे पता नहीं तुम लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कुछ दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो? नहीं तो ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ उसके नीचे दिख रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी। यस सर। यस सर दिख रहा है। EIA। उसमें वर्ड होगा, पढ़ो एक बार, ग्लोबल एनर्जी, मैंने सर्च कर लिया, अब कंट्री भी नहीं, ग्लोबल, ग्लोबल में सब कुछ आ जाएगा, इंडिया, चाइना, रशिया, ठीक है। नंबर बस देखो क्या है, 5, चलो मैं पढ़ देता हूँ, 5.67 into 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 जूल्स, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन थी 2013 साल का इन्होंने ग्राफ बताया था कि इतनी ज्यादा कंजम्पशन 2013 में हुई थी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसको जरा कंपेयर करो इससे, ठीक है। मान लो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, इसको एक मिनट के लिए इग्नोर करो, कंपेयर कैसे करोगे, 10 की पावर्स ना, वही तो सबसे बड़ा Yes, फैक्टर sir. प्ले कर रही, तो ऑलमोस्ट कितने टाइम्स है, 10 की पावर 10 टाइम्स,
10 की पावर 10 टाइम्स ना, Yes, sir. 10 times. 10 की पावर 10 टाइम्स मतलब 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 10। Yes, sir. 3 1 2 3 1 2 3 4, तो जिसको आप बोल सकते हो 10 ट्रिलियन, राइट? ट्रिलियन में होते हैं 9 जीरो, टोटल इसमें 10 थे, तो इसलिए 10 ट्रिलियन। ओके, एक 70 किलो का आदमी मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है या बहुत कम पार्ट है इस टोटल एनर्जी ग्लोबल डिमांड के कंपैरिजन में? बहुत कम है, ठीक है। अब इसका ऐसे मैं समझाना चाह रहा था आपको, मतलब अगर मेरी बॉडी का एक एक एटम, अगर मेरी बॉडी का एक एक एटम प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैं गायब नहीं, मैं एटोमाइज भी नहीं। एटोमाइज मतलब ये नहीं कि मेरी बॉडी का एक एक एटम सिंगल सिंगल एटम्स में टूट गया, वो भी नहीं कह रहा हूं मैं। तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि एटम के पास होता है मास, हर एक एटम एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट्स व्हाट E इक्वल्स टू mc स्क्वायर टेल्स यू। तब जाके मेरी बॉडी इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, 2.1 इंटू 10 जूल्स। मतलब मेरा एग्जिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा किस दुनिया ये में? पॉसिबल तो है ना? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। मास फिजिकल दुनिया में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल प्योर एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करूंगा, और वो भी तो यूज हो जाएगा, ठीक है, लाइट के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, वगैरह वगैरह के फॉर्म में। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो यूरेनियम मेटल है, ठीक है, फिजन से पहले मान लो वो 1 kg है, और मान लो 10 साल तक फिजन हुआ और 1 kg हो गया तुम्हारा, सपोज 0.8 या 0.4 मान लो kg, ठीक है। बाकी का 0.6 कहाँ गया? सर पूरा का पूरा 0.6 उसमें कन्वर्ट हो गया एनर्जी में? नहीं, एक्चुअली जब यूरेनियम की फिजन होती है ना, ये देखो, मान लो ये 0 पॉइंट, सर ज्यादा एनर्जी तो फ्यूजन में रिलीज होती है ना, हाँ ज्यादा उसमें रिलीज होती है। लेकिन अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं है। अर्थ में पॉसिबल तो अभी तक नहीं है, बट रिसर्च बहुत जोर शोर से चल रहा है, बहुत सालों तक, ठीक है। फ्यूल लेफ्ट, फ्यूल क्वांटिटी स्टार्टेड विद, ठीक है। मान लो 1 kg सर फ्यूल, 0.1 kg कहाँ गया? वही वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 0.1 कन्वर्ट हो गया किस में? एनर्जी में। और ऐसे करते हुए जितने और फ्यूजन होते रहेंगे और एनर्जी रिलीज होती रहेगी। हाँ, बट ये देखो ना, ये भी तो प्रोडक्ट भी तो आया, इसी को कहते हैं यस सर, न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जिनको न्यूक्लियर। मैं एक बार शुरू से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। याद रखना, फिजन हो या फ्यूजन हो, फिजन हो या फ्यूजन हो, उसमें आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक। मान लो 1 kg यूरेनियम से फिजन शुरू हुई, ठीक है। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स पता वो 1 kg यूरेनियम कितने में हो गया? 0.4। तो कितना लूज हो गया बताओ? 0.6। लेकिन उस 0.6 का, हाँ यूश करेक्ट, उस 0.6 में से 0.5 तो उसका न्यूक्लियर वेस्ट था, ठीक है, जिसको अब डंप करना होगा। और ये डंप करने में इसको अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, अर्थ में बहुत डीप डग करना पड़ता है, फिर जाके इसको एक एकदम हाईली स्पेशलाइज्ड बॉक्स में इसको डंप करते हैं ताकि उससे रेडिएशन इसकी लीक ना करे। और इतने अर्थ के नीचे बोर करके क्यों डंप करते हैं? अगेन रेडिएशन लीक उसी का मेन खतरा है। जैसे डेड बॉडीज के लिए एक स्पेशल एरिया होता है ना, जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं यार? Cemetery. ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, सिमेट्री ग्रेवयार्ड। उसी तरह न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने का एक स्पेशल एरिया होता है, वहां कोई जाता नहीं है, बस तभी जाते हैं जब डंप करना हो न्यूक्लियर वेस्ट। आई मीन दे dig down like at least for 12-20 feet. They dump it in a very closed compact box which also has some ability to prevent leakage of radiation, and then they cover it
प्रॉपरली, उसको कवर भी करता है। ग्रेफाइट डस्ट, लेड डस्ट इससे करते हैं, फिर जाके अर्थ वाली पूरे सॉइल को उसके ऊपर पैक करते हैं। तो ये जो 0.1 का डिफरेंस आया ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इस 0.1 kg पे ही E इक्वल्स टू mc² लगा, सबके लिए नहीं लगा। अगर सबके लिए लग जाता है ना, इसको कहते हैं प्योर एनर्जी। आई मीन ये भी प्योर एनर्जी है जो 0.1 कन्वर्ट हो गया, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। कि तुमने 1 kg से शुरू किया फ्यूल से, और वो पूरा का पूरा 1 kg एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आइडियल केस ये होता। एग्जैक्टली पूरा आइडल केस है, ऐसा हो नहीं सकता यूनिवर्स में, अभी तक तो एटलीस्ट नहीं देखा गया। ठीक है, सेम विद फ्यूजन ऑल्सो। फ्यूजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज किया जाता है एक हीलियम एटम बनाने के लिए, और बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती है, उसको फ्यूजन कहते हैं। ओके, लेकिन उसका एक क्या है एडवांटेज फ्यूजन का एडवांटेज है कि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या तो उतने हार्मफुल नहीं होते। हार्मफुल नहीं, वो रेडियो एक्टिव ही नहीं होते हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजन के प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लिखो एक लाइन जल्दी से, द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन, the products of the nuclear fission are radioactive in nature. And hence they need to be disposed and handled with great Cautiousness. precautionary measure, या cautiousness भी बोल सकते हो, great precautionary measure। ठीक है, great precautionary measures। How do we know about it? हाँ, एक मिनट आयुष बताता हूँ। ठीक है, सो हमने लिख लिया था इट प्रोड्यूसेस न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फिर लिखो और एक लाइन, these nuclear wastes are radioactive in nature, these nuclear wastes are radioactive in nature, these nuclear wastes are radioactive in nature and should be properly सर वेस्ट का क्या nuclear waste are radioactive in nature and should be properly dumped। ठीक है, प्रॉपर्ली डंप नहीं करेंगे तो किस चीज का खतरा रहेगा? रेडिएशन का, याद रखो, Radiation का। ओके। किसी ने, तुम लोगों ने रामायण महाभारत ये सब देखी है कि नहीं, बताओ। Yes sir. यस अभी सर। तो मैंने हाँ। देखी है सर। तो जो तथास्तु और वो जो पावर्स निकलती ना हाथों से, वो हाँ सर। वो इसी पे बेस्ड है बेसिकली, यही डिवाइन टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू mc², और कुछ नहीं। वो प्रेजेंट एटम्स को, जो भी आसपास एटम्स प्रेजेंट है, दे हैव दैट डिवाइन टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी, दैट्स हाउ दे डू इट। एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह प्रकट हो जाना, ये क्या है? यही तो है, अपने आप को एटोमाइज कर देना। मैजिक नहीं है, इट्स साइंस, डिवाइन साइंस। मैजिक हम उसी को कहते हैं सनी जो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे सर डिवाइन साइंस भी थोड़ी समझ आती है। वो समझ में नहीं आती क्योंकि साइंस उसको समझ नहीं पाई ना। जैसे आज से 1000 साल तो पहले सर वो मैजिक ही हुआ ना। मैजिक, वही मैं कह रहा हूँ, आज से 1000 साल पहले तुम लोगों को बताते ना कि यहाँ से मैं पुणे या यहाँ से बॉम्बे में 2 घंटे में प्लेन से पहुंच जाता, अरे प्लेन, दे विल बी लाइक जादू जादू एंड दिस दैट। कुछ लोग तो बोलने लग जाएंगे ये क्या ब्लैक मैजिक हो रहा है। जो चीज इंसान को समझ नहीं आती, जिससे वो डरता है, वो उसके लिए मैजिक या तो बन जाएगा या तो वो उससे डरेगा। ये 2 चीज होंगी, याद रखना। तो सर ये तो कह सकते हैं कि मतलब महाभारत और इन सब में कुछ चीजें मैजिक थी। मैजिक नहीं थी, ये प्रूवन साइंस है जिसको आजकल के फिजिसिस्ट मानते कि हाँ ये पॉसिबल है। साइंस ही मैजिक है। वो साइंस जिसको तुम समझ नहीं पाते हो, जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। आज की साइंस के पास आंसर नहीं है कि इन्होंने किया कैसे। पता है कि हाँ ये हो सकता है, साइंटिस्ट ने थ्योरी डेवलप कर ली है,
तो उसे लेकिन सर डिवाइन साइंस कहते हैं। हाँ ओके सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये गाइस हमने तो पढ़ा नहीं इस पैराग्राफ को, जस्ट अ मिनट। मेगा या गीगा, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है? सर मेगा। गीगा 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 कितनी टाइम्स बड़ी है? 1000 times. हम्म 1000 times. ठीक है। गीगा की क्या पावर होती है? 10 की पावर। ये सब नोटेशंस 7 पता होनी चाहिए। नहीं, कहीं नोट कर 6 लो। होती है. किलो, एक्सापीटा, एक्सापीटा टेरा, एक्सा की तो जरूरत नहीं है, एक्सापीटा टेरा गीगा मेगा किलो, हाँ लिख लो सब लोग। कैपिटल टेरा टी से डिनोट होता है, 10 की पावर होती है 12। गीगा कैपिटल जी से डिनोट होता है 10 की पावर 9। मेगा है 10 की पावर 6, और किलो सबको पता ही है 10 की पावर 3। सर एक जीटा भी तो होता है सबसे बड़ा। हाँ जीटा की जरूरत नहीं है, मतलब ये कॉमनली यूज्ड तो पेटा भी होता है. प्रीफिक्स। हाँ पेटा भी है, बट ये कॉमनली यूज्ड है, तो ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, तो इसलिए लिख लो। ठीक है। टेरावाट, गीगावाट, मेगावाट, किलोवाट। ठीक है। उसी तरह टेरा जूल, गीगा जूल, मेगा जूल, किलो जूल। ओके सर के के नीचे बाइट्स आता है. क्या कह रहे हो? सॉरी, बी के नीचे बाइट्स आता है. किसके नीचे बाइट्स आता है? सॉरी। सर किलो, सर के जो है उसके नीचे बाइट्स आते हैं. अच्छा ये स्मॉल के है, सो सॉरी, ये कैपिटल मत लिखना, ये स्मॉल के है। ठीक है। के जी सुना होगा ना, के जी कैसे पढ़ते हो? किलोग्राम। तो ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस मतलब ऐसा यूनिट से पहले लगते हैं। जैसे ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है बताओ? मीटर। मीटर। तो मीटर. किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। सेकंड्स में भी किलो सेकंड्स, मेगा सेकंड्स। जैसे खैर, किलोबाइट मेगाबाइट हाँ गीगाबाइट। हाँ एग्जैक्टली। बिट बाइट अलग है, तो ध्यान रखना। बिट को स्मॉल भी लिखते हैं, तो बाइट बिट को होता है 1 और बाइट होता है 10। 10 नहीं, 8 बिट्स को कंबाइन 1 करोगे बाइट तो बोलते हैं. बाइट बनेगा। फिर निबल भी तो होता है. क्या होता है? सर निबल सबसे छोटा यूनिट तो निबल होता है. कंप्यूटिंग लैंग्वेज में यस सर. सबसे छोटा तो मैंने बिट सुना था। तब बिट होता है सबसे छोटा। सर निबल, निबल होता है. निबल 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। यस सर. नहीं तो बिट छोटा हुआ ना आदित्य। बिट, निबल, फिर बाइट। खैर, ये नोट कर लिया था सबने? ये एक चीज देख लो, पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स रीड दिस टुगेदर। इन न्यूक्लियर फिजन द डिफरेंस इन मास, जैसा कि मैंने कहा, वो 0.1 kg याद है जो एग्जांपल दिया था, वो डिफरेंस जिसको डेलम कहते हैं, between the original nucleus and the product nucleus gets converted to energy. It's always a difference, remember guys, that's getting converted into energy at a rate governed by the famous equation. किस रेट से? इस रेट से होता है एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये सबसे पहले ऑफ कोर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में डिस्कवर किया था। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसी के चलते नोबेल प्राइज मिली थी, जो कि सच नहीं है। नहीं है. नोबेल प्राइज उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिली थी। ठीक है, वो 11th में पढ़ोगे। एनीवेज, तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट। और एक चीज इसमें आपको ये पढ़ना है, इन न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब ये एक कन्वर्जन है, नई यूनिट है एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। क्या? जो आप पढ़ चुके हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, एक चार्ज याद है सबको? 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम्स। यस सर. लेकिन यहाँ जूल्स लिखोगे, याद रखना। बस यही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में क्या रिलेशन है, यही। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, जूल बड़ा हुआ या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे भाई जूल बड़ा हुआ ना। हे भगवान, तुम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। इधर देखो,
अगर मैं आज लिखूं यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल हाँ सर टू सही है 100 सेंटीमीटर, तो कौन बड़ा है, सेंटीमीटर या मीटर? इक्वल है सर। नहीं, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है सनी, 1 मीटर। मैं जब कंपैरिजन पूछ रहा हूँ तुमसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम बताओ 1 मीटर बड़ा या 1 सेंटीमीटर बड़ा। 1 मीटर। ऑफ कोर्स दोनों के। तो ये पता कैसे चला? इसे देखकर कोएफिशिएंट, ये 1 से बड़ा है तो 100 सेंटीमीटर एक साथ आएंगे तब जाके 1 मीटर बनाएंगे। उसी तरह यहाँ कोएफिशिएंट देखो, ये कोएफिशिएंट कैसा है, जूल के साथ जो लगा है, ये लेस देन 1 है, 10 की पावर -19 ना। अरे ईवी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। तो जैसे अब मैं इसी चीज को ऐसे लिखूंगा तो तुम लोग समझ जाओगे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। बताओ कौन बड़ा, सेंटीमीटर या सॉरी मिलीमीटर है? हाँ कौन बड़ा बताओ? सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर के साथ यहाँ नेगेटिव पावर है। लेस देन 1 वाला कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ जूल के साथ लेस देन 1 वाला कोएफिशिएंट, क्योंकि आप इसको अगर यहाँ भेजोगे ना 10 की पावर -1, देखो क्या हो जाएगा, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आती क्लैरिटी। उसी तरह यहाँ भी वही करोगे। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी क्वांटिटी है, जूल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो फिजिसिस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो नहीं बोलेंगे जूल्स में, वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो उसको छोटा करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट दैट दे यूज। ठीक है, और यहाँ देखो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है कि इट इज इजी टू चेक फ्रॉम द अबव इक्वेशन that 1 atomic mass unit is equivalent to about 931 mega electron volt। 1 atomic mass unit बताओ कौन मुझे बोलेगा, इसका मतलब क्या है? तुम लोग बहुत अभी क्वेश्चंस करे थे ना डिवाइन साइंस के बारे, तो एक बहुत बेसिक चीज है डिवाइन साइंस की, बताओ 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है? हु विल टेल मी? याद करो, 9th में पढ़ चुके हो, AMU। एक एटम की मास। इट्स नॉट एक एटम। तो कार्बन की होती है 12। ना, एक मिनट में लाइट ऑन कर रहा हूँ, सोचो। हाँ सर, कार्बन की तो होती है सर। सर कार्बन से कंपेयर करते हैं बाकी सारे मैटर्स को। हाँ, कार्बन C12 आइसोटोप से कंपेयर करते हैं, बट उसको एक एटॉमिक मास यूनिट नहीं कहते हैं। मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम 1 AMU? खुद सोचो, गूगल मत करना। 1/12 of the atom of carbon ही कहते हैं। आयुष तुमने गूगल कर लिया? हाँ अरे नहीं, भाई मैं उसे नहीं। नहीं आयुष को मैं कह रहा हूँ। हाँ मुझे पता है आदित्य, मैं आयुष को कह रहा था। देखो गाइस, 1 AMU सिंपल है, 1 न्यूट्रॉन का जो मास है उसको 1 AMU कहते हैं। 1 न्यूट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन। याद रहेगा, मत भूलना। yes, गूगल करोगे तुमको यही डेफिनेशन मिलेगी, 1/12 द मास ऑफ अ C12 कार्बन एटम। ठीक है, अब सबको पता है कार्बन एटम जो C12 है एक आइसोटोप है। 12 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब कितने इसके प्रोटॉन्स हैं? 12 प्रोटॉन्स। और डेफिनेशन ही शुरू होती है 1/12। इसका 1/12 मतलब एक प्रोटॉन। एक ही है, वही मैं कहना चाहता 1 अब इसको ध्यान से समझना, ये लाइन ने क्या कह दिया, एक बहुत बेसिक बात कह दी कि अगर तुम एक प्रोटॉन को आज इस समय तुम्हारे पास एक ऐसी साइंस है कि तुम उस एक प्रोटॉन के पूरे मास को एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हो, किसमें? प्योर एनर्जी। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेंगे तुम हमें। इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। सर फीलिंग नहीं आई सर, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल्स में करना है, बहुत सिंपल है, अभी कर लो। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने क्या पढ़ा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 into 10 to the power of -19 कूलम। सिंपल है। मेगा की जगह क्या लिखेंगे बताओ? अभी लिखवाया था 10 की पावर, फटाफट बोलो। 9। गुड। 9 था या 6 था? 9 तो गीगा था। 6 था। 10 की पावर 6।
और 931 तो मैं लिखा ही नहीं, लिख देता हूँ 931 इंटू मेगा को हटाकर 6 आ गया 10 की पावर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिखूंगा, ये चीज। तो जो आपने लिखा है बगल में, जरा कैलकुलेटर का यूज करके जल्दी से बताओ ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, और ये जो भी आएगी जूल्स में अब आएगी, जल्दी से बताना। सर आपने ऊपर कॉलम में लिख रखा है। ओ सो सॉरी, मैंने कॉलम में लिखा है, दिस शुड बी इन जूल्स। या थैंक यू। प्लीज कैलकुलेट दिस एंड टेल मी क्विकली, यूज कैलकुलेटर जल्दी, नो इश्यूज। तो ये सब पूछेगा, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है? हाँ पूछ सकते हैं बिल्कुल, कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करो। तो उसके लिए बस ये याद होना चाहिए सनी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना इतना जूल के बराबर है। बताओ किसी का आया कैलकुलेट करके? अरे यार इतना टाइम ले रहे हो, जल्दी करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है ना तुम लोग के पास? ई में आ रहा है। ई में कैसे आएगा? अच्छा ई, ओ है साइंटिफिक, उसी से कर रहा हूँ। ई की पावर क्या आ रही है बताओ आदित्य? माइनस सर -10 आ रही है। -10 आ रहा है, क्योंकि Yes. +6 और -19 यही कितना हो जाएगा, -13। तो बेसिकली मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, 931 और 1.602 का प्रोडक्ट। बस ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 931 इंटू 1.602। जल्दी 931 को मल्टीप्लाई करो 1.602, कितना आ रहा है? 1491.627066 1491.62706663। 62706663। बस इसमें काम हो जाएगा मेरा। देखो अब ध्यान से इधर देखो गाइज, ऐसे क्वांटिटीज को कैसे करते हैं पता होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है? ये सब 7th में सीखते हैं। 931 और 1.602 ये है ना नंबर्स, इनको किया आपस में मल्टीप्लाई और 10 की पावर्स को एक साथ रखा, ठीक है? सबको पता है +6 और -19 कितना हो जाएगा, पावर्स माइनस ऐड हो होते हैं, जाएगा। तो -13 लिख दिया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? अब देखो इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट जंप करवाएंगे, कितने स्टेप्स, 1 2 3, तो 1.49 3 बार जंप करवाया, तो बताओ यहाँ +3 आएगा या -3 आएगा? 3 बार लेफ्ट जंप करवाया तो +3 +3, दैट विल गिव यू -10 हियर। आई होप यू अंडरस्टूड। और क्या था, जूल्स कितना कम है ना ये जूल्स के मामले में, 1 जूल भी नहीं है। सर है ही नहीं। एग्जैक्ट, तुम्हें लग रहा है ना है ही नहीं, बट एक एटम की नजरिए से देखो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है? तो ये तो कब आया, एक प्रोटॉन जब प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? यूरेनियम 235, इसमें कम से कम 90 कुछ होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है? वो भी एक एटम में, बहुत सारे मिलकर बहुत ज्यादा एनर्जी देकर जाएंगे, उसी से उस एनर्जी को हम यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए। ई क्या होता है जो कैलकुलेटर में आता है? वो अमेरिका में 10 को ना लोग ई बुलाते हैं अमेरिकन स्कूल्स में। हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन सिस्टम में 10 की पावर जैसे 9 लिखेंगे तो लोग ई की पावर 9 लिखेंगे, इसका ये मतलब होता है, ठीक है? तो आंसर अगर तुम्हारा ई की पावर सर अमेरिका में ना? क्या कह रहे हो? सर अमेरिका में? हाँ अमेरिकन स्कूल्स में ई का मतलब होता है 10, ठीक है? स्मॉल ई है ये। फिर हमें भी लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो कैलकुलेटर नहीं यार, तुम्हें 10 की पावर लिखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, इंडिया में कहाँ लोकेटेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड यूपी में भी है, नरोरा। पक्का ये सब जो स्पॉट्स होंगे ना, पक्का 100% सिटी के बाहर होंगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी। और तुम्हें तो पता ही है बहुत ज्यादा ही बाहर होंगे, हम्म, न्यूक्लियर है तो। एग्जैक्टली। गुजरात में भी है, कर्नाटका, ठीक है? तो स्टेट्स के नाम तो हैं ही इम्पोर्टेंट, कम से कम आपको 2
साइट्स पता होने चाहिए विद द लोकेलिटी नेम। ये लोकेलिटी का नाम है, जैसे तमिलनाडु में कहाँ, कलपक्कम। एक कलपक्कम से मुझे याद आया, 2 स्टेट्स मूवी देखी तुम लोगों ने? हाँ सर। यस नहीं सर। यस सर। उसमें एडवर्टाइजमेंट उसमें कुछ ऐसे नहीं, वो जब अर्जुन कपूर सबसे पहले आता है चेन्नई, तो वो ऑटो वाले को बोलता है अनिया आई हैव टू, आई मीन गो। अनिया मतलब ये अनिया जो वर्ड है ना भाई, मैं जैसे 2 साल रहा हूँ साउथ में, वाइजैग, तो वहाँ अनिया बोलते हैं। अनिया मतलब इट्स अ रिस्पेक्टफुल वर्ड, ब्रदर, ठीक है ऐसे बोला। तो कुछ बोलता है कटुपक्कम समथिंग समथिंग बोलता है, तो उसी से याद आ गया कि कलपक्कम, ठीक है कोई जगह है तमिलनाडु। तो गाइज आपको कम से कम 2 जगहों की नाम विद देयर लोकेलिटी याद होनी चाहिए। सर। यूपी राजस्थान हो गया। नहीं नहीं, लोकेलिटी भी सनी, यूपी में नरोरा और राजस्थान में राणा प्रताप सागर। ओके अच्छा, और एक बात, हैव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। ओह माय गॉड कितना, क्या बताएं, मतलब अगर 100 जूल इंडिया कंज्यूम करता है, तो 100 जूल का सिर्फ और सिर्फ 3 जूल कहाँ से आता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है समझ गए? सर वो 3%, तो कम जगह पे है इसलिए। कम जगह नहीं, कम नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, यस। ठीक है। यूरेनियम भी उतना प्रेजेंट नहीं है हमारी कंट्री में। नहीं यूरेनियम काफी है यार, झारखंड में ही है एक जगह है, वहाँ पे काफी यूरेनियम निकलते हैं। बट इट्स सर हो अबाउट सकता है पॉपुलेशन की वजह से हो, बिकॉज पॉपुलेट, सिविलाइजेशन बहुत है ना। नहीं मेन है अयाना टेक्नोलॉजी, इंडियन, डेंसिटी भी बहुत है। नहीं नहीं टेक्नोलॉजी है मेन पूरा खेल। इंडियन, आई मीन टेक्नोलॉजी बेसिकली है इनके पास, बट ये यूज नहीं करते हैं फॉर सम और द अदर रीजन। वो पैसा भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज, क्योंकि यहाँ तो एक वो पैसा खाने वाली बहुत एक गंदी सी हैबिट है लोगों की, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट बनता है तो बिना उसके, पता नहीं, दे डोंट जस्ट लेट इट हैपन इन अ वेरी क्लीन चिट वे। और दूसरा ब्रेन ड्रेन, अमेरिकन और रशिया बेसिकली फॉरेन कंट्रीज क्या करते हैं, बहुत टॉप माइंड्स ऑफ इंडियंस को बुला लेते हैं अपने पास, अच्छा पैकेज ऑफर करके, एंड दे गेट ल्योर्ड आउट ऑफ इट कि हाँ भाई चलो बाहर जाएंगे रहेंगे तो लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा और अच्छे पैसे भी दे रही है कंपनी। तो वो उन बेसिकली उनका इंटेलेक्ट अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए करती है। तो इंडिया कुछ कर भी नहीं पाती, रोक नहीं पाती टॉप इंजीनियर्स को। आईआईटीएंस क्यों पास आउट होकर अमेरिका इधर उधर क्यों भागते हैं, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन सिटी, क्योंकि उनको वहाँ अच्छा पैकेज मिलता है। तो उनका इंटेलेक्ट, उनका ह्यूमन रिसोर्स एज अ कंट्री आप थोड़ी यूज कर पा रहे हो, हैं तो आपके सिटीजन्स, यूज कोई और कर रहा है, ठीक है, टू डेवलप देयर इकोनॉमी। सर वो तो 20% एनर्जी निकाल लेते हैं यूएस से। क्या निकाल लेती है? सर 20% एनर्जी यूएस का न्यूक्लियर फिशन से आता है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है क्या? नहीं सर लिखा नहीं सर। अच्छा हाँ हो सकता है बिल्कुल। यूएस अगेन इट्स अ वेरी साइंटिफिकली एडवांस्ड कंट्री, तो वो पीछे नहीं हटेगी मतलब बोल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। लेकिन अब यूएस, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें बताया था कि यूएस ने इतने सारे शुरू में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लॉन्च कर दिए थे कि अब उसको दिक्कत हो रही है कि इनको डिस्पोज कैसे करें। डिस्पोज मतलब इनको खत्म कैसे करें इन साइट्स को, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ना बहुत बड़ा एक सोर्स बन जाता है किसका, ये देखो न्यूक्लियर रेडिएशन का, ठीक है। लीक हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। सर यूएस ने तो कीमो भी बना लिए। क्या तीनों बना लिए? कीमो कीमो कीमोथेरेपी? नहीं सर, वो कीमो नहीं होते जो मिलिट्री जैकेट्स होते जो बंदे को इनविजिबल कर देते हैं। अच्छा अच्छा, कैमोफ्लॉज हाँ भी सर प्रोड्यूस वो भी बना लिया। अच्छा अच्छा, 100% नहीं होता है उसमें अचीव, 90% टाइप से होता है। लेकिन सब बना तो लिए। इंडिया ठीक ने है, तो कुछ किया भी नहीं है। या यू कैन से दैट। ओके सर उन्होंने वो है ना क्या कहते हैं, आपने अवेंजर्स देखी है ना? हाँ देखिए। सर उसमें जो हल्क बस्टर सूट नहीं होता है जो स्पेस से लॉन्च करता है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ जो आयरन मैन तो उसको बना सेम के टाइप का एक और मैकेनिज्म बना लिया हम लोगों ने भी अच्छा, यूएस में। पावर्ड बाय, ये बताओ सोर्स पावर्ड क्या बाय है? सर इतने सर्च किया सर, उसका सोर्स न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर है उसका सोर्स? हाँ सर न्यूक्लियर एनर्जी पे बनाया, और जो आपका एरिया 51 है स्पेस ना, में कहाँ से आ गई? वहीं पे सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं।
भाई न्यूक्लियर नहीं हो सकता, एक सूट पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुम पैक करके नहीं रख सकते हो। वो नहीं आर्क सर, रिएक्ट, सूट पे न्यूक्लियर नहीं आदमी सर, मर गया। क्या कह रहे हो सूट में? सर सूट में जैसे आपका वो बैटरी होती है ना, बैटरी टाइप बनाया उन लोगों तो ने। बैटरी पावर, वही तो मैं कह रहा था, सोर्स क्या है? बैटरी बोलो ना, फिर न्यूक्लियर नहीं हो फिर सकता। किसका सूट? अरे वो एक कह रहा है कि यूएस ने एक सूट बनाया है जिसको पहन के आप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। तो मैंने पूछा उस सूट को सोर्स, आई मीन उस सूट की सोर्स ऑफ पावर क्या है? सर न्यूक्लियर है, स्पेस केमिकल है, बैटरी? एक्सप्लोरेशन नहीं, अच्छा तो फिर, कैमोफ्लेज कर सकते हैं। अच्छा कैमोफ्लेज। तो मैंने पूछा उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सब वो बैटरी सर है। हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लोक की याद आ रही है इसकी बातों से। वो तो और मैजिक है सर यार, मैजिक इन द सेंस वो तो अलग ही दुनिया है। सर क्या और बोलते हैं उन्होंने एक उसे? कौन सी सैटेलाइट लॉन्च साइंस किया बोलते सर। हैं? हाँ एक मिनट सनी, क्या बोल रहे हो? सर कौन सी साइंस बोलते हैं मैजिक को? नहीं नहीं, Divine। वो जो सानवी बोल रही है ना हैरी पॉटर की याद आ रही है, हाँ हाँ दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब तुम, जेके रोलिंग ने लिखी ना हैरी पॉटर, हाँ। वो अपनी ख्याली दुनिया में ले गई तुम्हें और बताया कि यहाँ पे हॉगवर्ट्स है, यहाँ पे ये जादू अवाडा कैडाब्रा और अल्हामोरा जो जो स्पेल्स उसमें यूज होते हैं, ये बोलने से ये हो जाता है। वो तो हाँ एक सर, फैंटेसी। एक सोच, एग्जैक्टली एक फैंटेसी, फैंटेसाइज्ड वर्ल्ड है कि मान लो यहाँ पे एक ऐसा स्कूल है, जादूगर आते हैं जादू सीखने टाइप्स, ठीक है। अब रियल में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता उसका कोई प्रूफ नहीं है। सर यूएस ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, हम्म वो स्पेस में मतलब अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, हम्म उसमें मिसाइल्स लगे हुए हैं, जब वो चाहे वहां पे लॉन्च करवा सकते हैं। सिंपल। हाँ वो रशिया ने भी किया है, बहुत पहले किया हुआ है। स्पेसएक्स ने किया ना शायद से। नहीं नहीं, स्पेसएक्स ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, मिसाइल्स नहीं। वो रशिया ने भी किया है विनीत, उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। व्लादिमीर पुतिन है जो प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम यस मिनिस्टर, सर। वैसे धमका के रखता है सबको, बेटा मुझसे जिसने पंगा लेना मैं सर बैठे प्रेसिडेंट है बैठे। वो, अच्छा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है? प्रेसिडेंट। अच्छा प्रेसिडेंट वहाँ तो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थोड़ी होता है अच्छा फॉरेन अच्छा, कंट्री। डेमोक्रेट्स, नहीं सॉरी, डेमोक्रेट्स नहीं, क्या कहते हैं उनको? रिपब्लिकन्स, रिपब्लिक। रिपब्लिकन्स, रिपब्लिकन्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स है बेसिकली चाइना के, रशिया के पास। वो बस कंट्री के नाम लिखे हैं, बटन है, वो बटन दबाया तो कंट्री मैप से हट जाएगी। क्यों? न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। अब ऐसा कहते हैं, कितना सच्चाई है इस बात में उसको आपको पता नहीं, आई मीन बट स्टिल। एनीवेज लेट्स गो, आई मीन लेट्स कम बैक हियर। याद रखना क्या है डिसएडवांटेजेस, स्टोरेज है और डिस्पोजल, ठीक है। किसकी? यूज्ड फ्यूल्स को कैसे हम लोग डिस्पोज करें, अगेन रेडिएशन कंटेन करने के लिए, आई मीन you have to be very careful about that. And uranium still decaying into harmful subatomic particles. Subatomic समझ जाना, एटम्स के भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, प्रोटीनोज, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो जब बहुत एमिट होते हैं ना हाई स्पीड में, उसी को रेडिएशन कहते हैं। वो हाई स्पीड में तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। फोटॉन्स भी हैं सब एटॉमिक। फोटॉन्स भी ऑफ कोर्स सब एटॉमिक, लेकिन वो पार्टिकल्स नहीं है आयुष। फोटॉन्स पार्टिकल लेस हैं, उनका कोई मास नहीं होता, ठीक है। और ये फैक्टर कोई पूछ दे कि हाउ इट इज थ्रेट टू एनवायरनमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी अगर उसकी रेडिएशन लीक होगी एनवायरनमेंट के लिए कैसे थ्रेट है, याद रखना सेल व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। बताओ क्या हो जाएगा उसका जेनेटिक मटेरियल? म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन। हाँ म्यूटेट हो जाएगा, और सेल व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन में अंडरगो, ठीक है, म्यूटेशन in a short span of time resulting in death of cell. बहुत कम टाइम में बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे क्रोमोसोम्स बेसिकली म्यूटेट हो गए तो सेल की डेथ हो जाएगी। और वो सेल दिखता नहीं है, एनिमल की है, प्लांट की है सेल, जो सेल आई उसके रास्ते में, रेडिएशन के रास्ते में गए काम से, वो लाइफ फॉर्म खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे फैक्ट्स, चलो इसको लिख लो पहले। बनाना सबने खाया होगा अपनी लाइफ में, बनाना, बनाना भी रेडिएशन एमिट करता है, पता है आपको? बनाना एक Yes, ऐसा sir. फ्रूट है जो Yes, बहुत, sir. कैसे? कैसे क्या पॉजिटिव उसका या उसका नेगेटिव? फीचर है,
अच्छा, तुम पॉजिटिव नेगेटिव उस सेंस से ना सोचो आदित्य। रेडिएशन होती है, ठीक है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी बीइंग एमिटेड। अगर वो एनर्जी तुम्हें बहुत ज्यादा मिल जाए कम टाइम के लिए, तुम्हारी बॉडी एक्सपोज हो जाए, तो इट इज लीथल फॉर यू। एक्सरे करवाया आप लोगों में किसी ने? यस सर। बॉडी का एक्सरे? तो जब एक्सरे यस सर। करवाते हो बहुत कम टाइम के लिए आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपीरियंस करती है, लेकिन अगेन वो रेडिएशन इतनी हार्मफुल नहीं कि आपको उससे कैंसर हो जाए या फिर आपको आपकी बॉडी के सेल्स की डेथ हो जाए। वो बहुत कम है आप मैग्नीट्यूड बोल के रहे थे मान। हो जाता है क्या हो जाता है? सर कि जो वर्कर्स होते हैं एक्सरे वाले में उन्हें इसलिए 1 ईयर में चेंज कर दिया जाता है ताकि उन्हें एक्सरे नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सर People living in Hiroshima and Nagasaki are often got paralyzed. हाँ, उनको बर्थ डिफेक्ट्स हैं आयुष। हिरोशिमा और नागासाकी में कहाँ है ये दो जगह? कहाँ पे? जापान। जापान। जापान में जब इसने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे अमेरिका ने, तो उसकी रेडिएशन अभी तक, ठीक है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसके चलते बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों को। बर्थ डिफेक्ट्स मतलब they are, let's say, some children are born with some kind of mental abnormality या physical abnormality अभी तक, ठीक है। so radiation is that harmful, I mean it doesn't सर just goes away। हाँ, 10-15 साल तो रहेगी। बोलो विनीत। कैंसर भी सर हो एक जाता है हाँ रेडिएशन सनी, से। कैंसर भी हो जाता है। हाँ बोलो सर विनीत। वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें सर बॉडी का सेल्स 2 या 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं? दो या उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून मतलब हाँ सेल अपने ही इम्यून सिस्टम को चैलेंज करने लग जाती है, मतलब सेल अपने ही बॉडी के सेल्स को दुश्मन समझना शुरू कर देती है। वो क्या ओके होते हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं। ऑटो इम्यून कैसे बताएं? तुम्हारा इम्यून सिस्टम खुद को दुश्मन समझ लेगा, खुद को खाने लग जाए, मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। सर ग्रुपिंग हो जाती है ग्रुपिंग अलग नहीं, अलग। उनका कुछ जीन चेंज हो। देखो पूरा खेल जीन्स का है। नॉन ओके सर। क्यूरेबल होगी डिजीज। नहीं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस क्योरेबल हैं, बट मोस्टली इनक्योरेबल है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है सनी, उसको, आई मीन नॉट दिस सनी, एक और फ्रेंड है सनी, उसको एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स ऑटो इम्यून डिजीज। उसके उस डिजीज में होता क्या है, जैसे तुम लोग को ये फीलिंग आई होगी कभी ना कभी, जैसे ज्यादा स्विमिंग कर लो या ज्यादा खेल लो तो आपके मसल्स वो हो जाते हैं, अरे दर्द यार, होने जाता है। मसल क्रैम्प्स। दर्द नहीं, क्रैम्प। मसल नहीं खींचते हैं जैसे बॉडी के, यस सर यस। मसल यस क्रैम्प्स। सर। तो वो तो नॉर्मल है जब आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लो, बट और ये और न्यूटन्स ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी है कि आपको मसल क्रैम्प्स कहीं भी आ सकते हैं। यहाँ फूड पाइप में आ गए, ठीक है, आईज के मसल्स में आ गए। सोचो तुम्हारी आई कैसा, मतलब कैसी पेन होगी तुम्हें अंदर में, ठीक है। हार्ट के मसल्स में वो मसल क्रैम्प शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो प्रोग्रेसिव है नेचर में। ये ऑटोइम्यून प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ ये इवॉल्व होते रहते हैं। इवॉल्व नहीं, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो खैर इस पे हमें डिस्कशन अभी नहीं करना है। तो आई होप ये क्लियर है। और एक डिसएडवांटेजेस क्या है याद रखना, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इस पूरे न्यूक्लियर प्लांट को सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। ओके, और ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पैराग्राफ फ्यूजन को लेकर भी बताया। फ्यूजन मतलब दो चीजों को सर दो कंबाइन करना। हाँ, और वो दो चीजें क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। एटम। तो आयुष ने पूछा सर अर्थ में रहते रहते हमें कैसे पता चला कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन किस में है? यही तो है सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ स्टार्स एंड कौन एमिट करते हैं लाइट? स्टार्स। और कौन करते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स? ब्लैक होल तो बस स्टार्स ही करते हैं, सर स्टाडी से करते हैं। ठीक है। तो stars emit light and heat energy due to nuclear fusion happening in their core। अब ये अर्थ में बैठे बैठे कैसे पता चला? रेडिएशन से पता चल जाता है आयुष, ठीक है। नेचर ऑफ रेडिएशन आपको बता देता है कि न्यूक्लियर फिजन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है। और वो रेडिएशन कैसे डिटेक्ट किया? सैटेलाइट की हेल्प से इन्होंने डिटेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। यस सर। और एक बात, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी आउटपुट है बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है सर? ये देखो यहाँ लिखा है कि द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
a nuclear bomb based on fission of uranium or plutonium is placed at the core of, अच्छा यहाँ इन्होंने टेक्नोलॉजी बताई कि हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनता है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कितनी ज्यादा एनर्जी है। takes considerable, ओके नहीं, यहाँ एनर्जी कंपैरिजन एज सच इन्होंने तो किया नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 10 टाइम्स आप लिख के चलो, न्यूक्लियर फ्यूजन इज एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर फिजन। सर बट ये करना भी तो मुश्किल होता है हाँ बहुत करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर। हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, मेन है टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर क्योंकि एक छोटे से स्पेस में कन्फाइंड रखना है आपको, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट जो गिवन टेक्नोलॉजी अभी आई मीन दुनिया के पास, उससे नहीं अचीव कर पा रहे हैं लोग मिलियंस ऑफ डिग्री छोटे से स्पेस में, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर, हाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर जब कर लेंगे क्रिएट, तो ये दो न्यू एटम्स फ्यूज हो जाएंगे और हीलियम बन जाएगा, और प्लस बहुत सारी एनर्जी, उसी एनर्जी को फिर यूज करना है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। ओके, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बताओ? फॉर बायोमास सन, विंड, ओशन, थर्मल एनर्जी, इन सब का अल्टीमेट सन है, ठीक है। इज जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी डिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट? यस सर। ठीक है, न्यूक्लियर, क्या न्यूक्लियर एनर्जी सन पे डिपेंड करती है? यस सर। हाँ नहीं करती, डायरेक्टली नहीं करती है, बट जियोथर्मल डेफिनेटली करती है, ठीक है। जियोथर्मल सर कैसे करती है? ये भी नहीं एक्चुअली करती। जियोथर्मल में बेसिकली अर्थ की हीट एनर्जी पे डिपेंड करती है। अर्थ की कौन सी? कोर जो है ना, कोर की हीट एनर्जी। इसलिए यहाँ उन्होंने क्वेश्चन जानबूझ के पूछा कि जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी क्या डिफरेंट है, किस रिस्पेक्ट में? कि अल्टीमेट सोर्स जो है सन, क्या उस पर वो डिपेंड करते हैं? नहीं, याद रखना। अच्छा, वेयर वुड यू प्लेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव एनर्जी? वेयर वुड यू प्लेस? अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स नियर डैम्स एंड basically water sources with great height या potential differences, और हाँ हिली, और wave energy oceans, near ocean, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। व्हाट काइंड ऑफ, एक मिनट नीचे कर देता हूँ सर, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स और प्लेन कैन बी, अच्छा ये हमने सोलर कुकर नहीं पढ़ा था राइट? सोलर कुकर बताओ जल्दी से, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जल्दी बताओ। ये देखो, सोलर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नहीं, सोलर एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे मैग्नीफाइड ग्लास एक जगह आप पर्टिकुलर जगह पे यूज करते हो तो कॉन्सेंट्रेट कर देता है ना सोलर एनर्जी को, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे जो मिरर यूज होता है, ये प्लेन मिरर होता है या कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो उन्होंने पूछा। प्लेन होता है, सर कॉन्वेक्स होता है। अगर कॉन्वेक्स, एक मिनट, कॉनकेव मिरर था ये जिसकी कवरिंग तो दोनों अंदर से होती है, दोनों यूज होता है। नहीं ये कॉनकेव है, एक मिनट। हाँ, सर कॉनकेव अंदर से होती है, कॉन्वेक्स बाहर से होती है। अंदर से क्या होती है, पॉलिशिंग या रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन। हाँ, अंदर से रिफ्लेक्शन कॉनकेव डिफ्यूज, सर कॉनकेव डिफ्यूज करती है और कॉन्वेक्स ये करती है। चलो एक चीज नोट ही कर लो, लाइट चैप्टर भी ना तुम लोगों को कभी इस चीज को भूलना मत, इसको नोट कर लो अभी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जीवन में कभी मत भूलना, बहुत कंफ्यूज करते हो तुम लोग। देखो दोनों के स्टार्टिंग में कौन तो है ही, डिफरेंस क्या है केव और वेक्स का? ठीक है, कॉन्वेक्स में फोकल पॉइंट नहीं होता। हाँ वो सब हमें समझ में आ जाएगा एक बार जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, याद रखना। अब देखो ये जो मैंने बेंड पार्ट बनाया है, बेंड मतलब जब आप प्लेन मिरर देखते हो तो क्या प्लेन मिरर में किसी तरह का कर्वेचर है? कर्वेचर मतलब बेंड है? ठीक है, प्लेन मिरर में कर्वेचर 0 है। कर्वेचर का मतलब क्या, याद रखना, अमाउंट ऑफ बेंडिंग।
अब ये मैंने जो बनाया एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप, इट हैज अ सर्टेन कर्वेचर, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्लीट करने जाऊंगा तो इसका पक्का एक यहाँ पे सर्कल, एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, ठीक। अब देखने वाले की पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, तुम इनर मोस्ट बेंड सरफेस को देख रहे हो या आउटर मोस्ट बल्ज्ड सरफेस को देख रहे हो। याद रखना ये बल्ज्ड मतलब निकला हुआ है थोड़ा बाहर की तरफ, और ये बेंट है इनवर्ड्स। तो जब भी गाइस केव वर्ड आएगा, केव, केव मतलब टाइप से गुफा, तो बेंड इनर सरफेस, ऐसे अंदर से देखोगे तो तुम्हें तो केव की कॉनकेव तरह स्ट्रक्चर, लगेगा। एग्जैक्टली, और बाहर से देखो तो कॉन्वेक्स। तो बात अभी वही हो रही थी सर, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। जैसे कॉनकेव मिरर पहले बताता हूँ। कॉनकेव मिरर मतलब कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा? इनर पार्ट, इनर पार्ट। ठीक है। तो अगर इनर पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो सिल्वर पॉलिशिंग जो होती है वो कहाँ पे होगी? सिल्वर पॉलिशिंग समझते हो ना? आउटर पार्ट ना, हाँ, इनर पार्ट या आउटर। कॉन्वेक्स पार्ट में होगी। जैसे ये Outer part प्लेन में। मिरर है, ये देखो मैंने प्लेन मिरर के कौन से पार्ट में सिल्वर पॉलिशिंग की है? राइट या लेफ्ट? राइट। राइट आउटवर्ड। तो उसका कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। तो उसी तरह कॉनकेव मिरर, अगर मुझे ये बेंट पार्ट को रिफ्लेक्टिव बनाना है तो मैं आउटर पार्ट को सिल्वर पेंट करूंगा। और पता है ना सिल्वर पेंटिंग क्यों करते हैं? तभी तो रिफ्लेक्शन होगी, वरना तो वरना ग्लास हो जाएगा। लाइट पास हो जाएगी इससे, ऐसे ही। हाँ ठीक है। और कॉन्वेक्स याद रखना ठीक उल्टा। कॉन्वेक्स में कौन सा पार्ट बिहेव करता है रिफ्लेक्शन की तरह? वेक्स वाला, निकला हुआ पार्ट। तो ऑब्वियसली पेंट इनर पार्ट होगा, सिल्वर पेंट, ठीक है। तो याद तो रखना ये दोनों मिरर तो वैसे सेम है। सेम नहीं है। कॉन्वेक्स में देखो, अगर पैरेलल रेज आएंगी ना आदित्य, पैरेलल रेज, तो वो फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। तो ये कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कैसा होता है ये? इनका फोकल पॉइंट नहीं होता कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स का फोकल पॉइंट नहीं होता, ये किसने कहा? बिल्कुल होता है। कॉनकेव का भी होता है, कॉन्वेक्स का भी होता है, ठीक है। बस आप ये लिख लो, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग इन नेचर? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग। और देखो कैसे होता है वो डाइवर्जिंग, वही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आयुष ने शायद, उसको मे बी कंफ्यूजन हो रही होगी, सर इसका फोकल पॉइंट कहाँ है? एक्चुअली है इसका फोकल पॉइंट। इसका फोकल पॉइंट कहाँ है ये समझो। अगर मैं इसके सर्कल को ऐसे पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, आर्बिट्रली, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ कुछ चीजें याद आ रही? 7th 8th में पढ़ा था लाइट के बारे, 10th में तो Yes, sir. पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। 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 सेंटर और ये जो पॉइंट है ऑन द मिरर, ये पॉइंट ऑन द मिरर को बोलते हैं पोल। पोल। ठीक। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर? फोकस क्या है ये समझ में आ गया? Yes. हाँ, ये बात है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, ठीक है, इन बाहर होता है, एग्जैक्टली अंदर होता है। बाहर होता है, मिरर के बाहर होता है, मिरर के अंदर नहीं होता है। कॉनकेव मिरर में देखो फोकस अंदर में होता है। तो बस अब देखो इसमें कैसे रिफ्लेक्शंस होती हैं लाइट की। मान लो पैरेलल लाइट आई, रे ऑफ लाइट, ये दूसरी वाली, ये तीसरी, चौथी, 4 रेज बनाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनना सर, और ये जो रेड पॉइंट्स बना रहा हूं ना, इन रेड पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इनको? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो रेज आ रही हैं उन रेज को कहते हैं इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज। और जहां पे टकराएंगे उनको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में, सर ये ऐसे जाएगी, ये वाला पाथ लेगी, या ये वाला पाथ लेगी, या ये वाला पाथ लेगी? इसी को समझना है। जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको आप ज्वाइन कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूँ, हाँ, फोकस से ज्वाइन करो। ऐसे सॉलिड लाइन से मत ज्वाइन करना, डॉट 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 लाइन से ज्वाइन करना, ठीक है। बस अब क्या करोगे? स्केल से दूसरे की तरफ, दूसरे मतलब मिरर के आउटवर्ड वाले पार्ट में ऐसे प्रोड्यूस कर दोगे उस लाइन को। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। और सर ये हम फिर पढ़ेंगे ना? हाँ ये पढ़ेंगे। और ये वैसे तो एरोस फोकस कहीं पे है ही नहीं। फोकस है ना,
लेकिन कभी मिल नहीं रहे ना, ये मिलते नहीं कभी। वो उस तरफ जाएंगे क्यों आदित्य? क्योंकि यहाँ तो सिल्वर पेंटिंग है ना, रिफ्लेक्ट होना है ना उनको। इसका फोकस विजिबल नहीं है। फोकस विजिबल की बात नहीं है, फोकस तो इसका भी विजिबल नहीं है। द पॉइंट इज लेकिन फोकस freeze ना इज होगा। आउटसाइड द मिरर, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर होता है, यहाँ पे फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर होता है, बस इतनी सी बात है। तो क्या नेचर देख रहे हैं? रेज रिफ्लेक्ट के कन्वर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज, फैल रही हैं इधर उधर। डाइवर्ज। याद Diverge. रखना, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। तो ऑब्वियसली सोलर सेल में हमें प्लेन नहीं, कॉनकेव मिरर चाहिए, जो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर सके सोलर रेस को, सनलाइट के रेस को एक जगह। और इसी पॉइंट पे क्या रखेंगे? खाना, जिस खाने को भी गर्म करना है, जल्दी से गर्म हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, बस ये जो पॉइंट ए है जिसको फोकस बोलो, तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। ओके, और कितना सिंपल है बोलो, क्या कोई फ्यूल यूज नहीं हो रहा है। इट इज बेस्ड ऑन रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? Renewable. गुड, ठीक है। और इसके एक डिसएडवांटेज वही उन्होंने कहा कि विंटर्स के टाइम पे, यहाँ लिखा होगा शायद, विंटर्स या रेनी, विंटर या रेनी सीजन के टाइम जब सफिशिएंट सनलाइट नहीं प्रेजेंट है, तो इनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ ही रहा है। और सोलर कुकर्स नहीं, और एक चीज देखो, सोलर कुकर्स आर कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट। रिकॉल दैट व्हेन वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट से या देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ये ग्लास शीट दिख रही है आपको, एक्चुअली इसके ऊपर कुछ है ग्लास यस ट्रांसपेरेंट। सर। ये ग्लास शीट क्या करेगी ना, सन रेस को अलाउ करेगी अंदर आने में। सन रेस तो अंदर आ जाएंगी रिफ्लेक्ट होके, और रिफ्लेक्ट होके ना ये ऐसे आएंगी, देखो सारे के सारे हीट सन ट्रैप रेस। करेगी वो। हाँ, हीट कैसे ट्रैप करेगी वो आपको समझना है, बताओ हीट कैसे ट्रैप करेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहता है कि एक ग्रीन हाउस गैस, सब वो बार बार जो लाइट रे होगी ना, बार बार उसे बार बार टकराएगी ग्लास 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 शीट से, वापस वहीं पे आ जाएगी। actually हाँ, the point is the glass sheet acts like a reflector to the heat and makes sure the heat is trapped within the solar cooker. क्योंकि वो हीट एस्केप करना चाहेगी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक रेडिएशन है, और रेडिएशन का नेचर होता है फैलना। फैलना मतलब डिफ्यूज करना। ऐसे बॉम्ब फटता है ना तो डिफ्यूज होता है। क्या डिफ्यूज होता है सर? उसका मटेरियल जो भी जल के इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या वो साउंड और लाइट के फॉर्म में होता है। रेडिएशन का नेचर बेसिक होता है डिफ्यूज करना। यहाँ पे इस डिफ्यूजन को कम से कम कौन करता है? ग्लास शीट। ठीक है, इट अलाउज द heat energy to trap back inside the solar cooker so that temperature can be raised quickly and the cooking process gets faster. तो दो ही चीजें हैं, एक सॉरी तीन चीजें याद रखना। एक, मिरर का नेचर कॉनकेव है कॉन्वेक्स? जल्दी बोलो। कॉनकेव। ग्लास शीट क्या हमें हेल्प करती है अचीव करने में? हीट ट्रैप, ताकि कुकिंग रेट फास्टर हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट, इनर वॉल्स जो होती हैं, इनर वॉल्स मतलब इसके कितने फेस है अंदर में, ये देखो, एक, ये दो, ये तीन, और ये पीछे वाली चार। ये इनर वॉल्स ब्लैक पेंटेड होती हैं। यस, यू गेस्ड इट। क्यों होती है ब्लैक? लॉजिक समझ पा रहे हो? ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है हीट को। वेरी गुड, एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब कोई चीज करेगी हीट को, तो वो गर्म हो जाएगी, और जब वो गर्म हो जाएगी तो बेसिकली कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एरिया में कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर दे दोगे तुम लोग। ओके, वाई का भी रीजन दे दोगे, बिकॉज क्या नेचर है कौन केव का? कन्वर्जिंग। ठीक है, विच मिरर इज यूज्ड? ठीक है, वाई क्लियर है? What are the limitations of the energy that can be obtained from the oceans? जल्दी बताओ लिमिटेशन। एफिशिएंसी लो। लो एफिशिएंसी, और दूसरी चीज पहले जल्दी से याद करो। ओशन से हमें क्या? हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई कॉस्ट ऑफ, वेरी गुड, हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो टाइडल वेव और एक था दूसरा ओशियन वेव, ओशन थर्मल। ओशियन थर्मल। या
और एक चीज है ना, टाइडल थी और एक थी जो किनारे में टाइडल आती है। एनर्जी, वेव energy। एनर्जी। वेव, करेक्ट करेक्ट। आपने टाइडल दोनों को थी, मिला दिया है। ओहो मैंने दोनों को लिख दिया, सो सॉरी, सर उसके बीच में फ्लैश लगा दो। स्लैश लगा दो तो करेक्ट। टाइडल या वेव एनर्जी, और एक थे ओशियन थर्मल। गुड। एक तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लगता है इसमें, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है बिल्कुल, और एफिशिएंसी बहुत लो है। ये 3 पॉइंट लिख दोगे, सिंपल। ठीक है। लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मरीन लाइफ। लॉस ऑफ मरीन लाइफ, वेल नॉट रियली। जितना सर विंड, वेव एनर्जी में क्या रहता है? वेव एनर्जी में वेव की एनर्जी को यूज करते हैं, और वेव्स कहाँ पे आती हैं? शोर पे। कोस्ट, हाँ शोर पे, एग्जैक्टली। टाइड्स दोनों जगह आती हैं, वही हमने कहा था, यस सर। बीच में भी ओशन के और साइड में भी। ठीक, ठीक है, आई होप क्लियर है। और व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियो थर्मल वर्ड को तोड़ो, जियो थर्मल। And the The energy that energy is obtained extracted from the interior of the earth, कोर, core ठीक of है, the core of the earth. which is heat. Basically that heat comes in contact with water water. and forms hot spring, and the high pressurized, तो सर जियोथर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कभी यूज नहीं होती, हीट के फॉर्म में यूज होती है। नहीं होती है ना, वाटर के कांटेक्ट में है वो स्टीम बना, दैट हाँ स्टीम हाँ इज उस देन वे हाई में होती है प्रेशराइज्ड, एसी एंड वही मोटर्स। प्रोसेस फिर टरबाइन में भेज के घुमाते हैं उसे। ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? एडवांटेज जल्दी बोलो। The large amount of energy produced per unit mass में। वेरी गुड, पर यूनिट मास, मतलब Efficient, highly efficient. हाईली एफिशिएंट। तुम 1 kg कोल जलाओ और 1 kg यूरेनियम, कौन ज्यादा एनर्जी आउटपुट देगा? ऑब्वियसली यूरेनियम। तो वही कहना चाह रहे हैं, पर केजी एनर्जी प्रोडक्शन इज मोर। लिख लो पॉइंट, पर केजी मास एनर्जी प्रोडक्शन इज मोर। और दूसरा जो आपने बोला सही है, एफिशिएंसी बहुत हाई है। सर ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता ना शायद? नहीं, शायद नहीं करता ही नहीं है भाई, स्मोक नहीं करता ये प्रोड्यूस। क्लीन एनर्जी। न्यूक्लियर है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब तुम न्यूक्लियस से छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक तो है, वेस्ट भी तो प्रोड्यूस। हाँ वेस्ट करता है, वो डिसएडवांटेज है, बट यहाँ हमें एडवांटेज ही डिस्कस करनी है। तो सर ये हो जाएगी कि स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता? ऑब्वियसली स्मोक तो करता ही नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्शन है ना, जो न्यूक्लियर। एडवांटेज बोल रहे हो उसका। मैं ये अच्छा बोल रहा हूँ वो कि अच्छा advantage। ओके, या यू कैन से दैट स्मोक, बट स्मोक एक तरह का रेसिड्यू है ना विनीत, बट ये एक ऐसा रेसिड्यू देकर जाता है कि जो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, न्यूक्लियर यस वेस्ट। सर। तो स्मोक के बारे में मत ही मतलब डिस्क्राइब करो तो बेटर है। एफिशिएंसी और पर केजी मास वाला पॉइंट कह दो। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर। ठीक है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ते हैं, किसके? सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने। सबसे पहली बात, सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्यों, इसके पीछे इतना क्यों रिसर्च और इतनी एनर्जी क्यों लग रही है साइंटिस्ट्स और, कंफर्ट। हाँ, ताकि एफिशिएंसी एक बात बढ़ाई जा सके हर फ्यूल की, और मेन रीजन है लिविंग स्टाइल, और बेसिकली आप कह लो, मुझे कहते हुए भी अजीब लगता है, मतलब कहते तो बुक में यही लिखा रहता है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, रात में भी उसको रोशनी मिले ताकि वो पढ़ सके, ये कर सके, वो कर सके, जो भी उसको काम करना है, फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन हो सके। बट अब एक तरह से वो डेवलपमेंट नहीं है, एक तरह से तो क्या बताएं, अपनी लाइफ को और ही मतलब कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए ये सारी चीजें, इजी बनाने के लिए। हाँ इजी बनाने के लिए बेसिकली। बट चलो, जो बुक में लेट्स गो बाय द वर्ड। तो इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ये हैं, याद रखना, हम इतनी ज़्यादा एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इन सम वे और द अदर इट इज डिग्रेडिंग अवर एनवायरमेंट। हाउ? नंबर 1 पॉइंट, स्मोक, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंड या फिर वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूट कौन करता है बताओ? वाटर बताओ कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूट करती है? ऐसा 1 मार्क के लिए आ गया क्वेश्चन, तो कहाँ ध्यान जाना चाहिए तुम्हारा? कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर पोल्यूट करती है, सोचो। एनर्जी हाँ, पोल्यूट करती है। वाटर। न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट, वो तो लैंड पोल्यूशन कॉज करेगी। सर केमिकल। तुम समझे नहीं। फॉसिल फ्यूल्स।
जैसे फॉसिल फ्यूल कैसे वाटर को पोल्यूट करेगी, जस्टिफाई करो। सर पेट्रोलियम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तब। नहीं, वो तो तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द प्रोसेस जब तुम यूज कर रहे हो फॉसिल फ्यूल को, तो उनसे फ्यूम्स निकलती है अगर वो मिक्स होगी वाटर के साथ। वाटर के साथ फ्यूम्स नहीं मिक्स होती हैं, वो फ्यूम्स एयर को पोल्यूट करती हैं। और फ्यूम्स ना कहो उसको, एग्जॉस्ट कहो। हाँ सर जब फॉसिल फ्यूल को हम कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज करते हैं, तो उससे जो फ्यूम्स निकलती है वो सर निकलते हैं एयर में जाके मिलती है आपके पार्टिकल से, तो आपकी एसिड रेन होती है, एसिड रेन आपके वाटर से मिलती है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, याद रखना, एसिड रेन इज द मेन कॉज, करेक्ट। यही मैं तुम लोग को एक्सपेक्ट कर रहा था, पकड़ो। एसिड रेन इज ड्यू टू, लिख लेना कहीं पे, रिलीज ऑफ, क्या रिलीज होते हैं एग्जॉस्ट के फॉर्म में, मेटल्स नॉन मेटल्स अभी पढ़ा था, रिलीज ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन सल्फर एंड मेटल। नाइट्रोजन। सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कब पढ़ा हमने? ये मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं पढ़ा क्या हम लोगों ने? नहीं सर। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ बोला होगा, लेकिन जब एसिड बेस सॉल्ट में हमने पढ़ाई की थी, SO2 CO2 और NO2 के बारे में, मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड उसके बारे में पढ़ा था हमने। हाँ, तो सल्फर कार्बन नाइट्रोजन है नॉन मेटल्स। जब इनके ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ विच इज बेसिकली वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, कंबाइंस एंड फॉर्म्स वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वही एसिड्स जब प्रेसिपिटेट होती हैं किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, कॉजेस एसिड रेन विच पोल्यूट्स द वाटर बॉडीज। ओके, ठीक है। और फिर इनको कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैट समझते हो, मतलब इन हार्मफुल इफेक्ट से एग्जैक्टली फाइट करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए? CNG, क्लीनर फ्यूल्स को पे स्विच करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली। से तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था आगरा में, जो तुम लोगों ने कभी ना कभी पक्का पढ़ा होगा, ताजमहल के आसपास गाड़ियां नहीं चल सकती। हाँ, कोरोजन नहीं चल सकती हैं, लेकिन वो गाड़ियां नहीं चल सकती पेट्रोल डीजल वाली। बैटरी की चल सकती हैं, बैटरी ऑपरेटेड, CNG ऑपरेटेड चल सकती हैं। फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है। ठीक, चलो खत्म करने से पहले इसका मतलब जरा बताओ, रिसर्च। वो कहते हैं ना, और लेट्स से तुम लोग मास्टर्स कर लोगे, मास्टर्स मतलब जैसे बैचलर्स करते हो, 3 साल का या 4 साल का बैचलर होता है ना, 12th के बाद वही करोगे ना, ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं। फिर मास्टर्स करते BSc हैं, भी होती है 3-4 साल की। हाँ, मास्टर्स के बाद क्या करते हो? PhD, जो बेसिकली मान लो रिसर्च या टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं। तो रिसर्च कौन करता है? रिसर्चर या साइंटिस्ट? पता नहीं तुम लोग का ध्यान कभी गया कि नहीं, इस वर्ड के मतलब में एक चीज छिपी हुई है, वो चीज है ऑलरेडी, ठीक है, तुम उसको रिसर्च कर रहे हो। कंटिन्यू हो रही है, उसे कंटिन्यू कर रहे ढूंढना। वी आर और उसके बारे में वी आर रिसर्चिंग इट, मतलब वो चीज एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, बट हम समझ रहे हैं सर। हाँ, क्या कह रहे हो चिराग? हम बारे में उसके बारे में जान रहे हैं। हाँ, उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं, और डिटेल में, विद द हेल्प ऑफ साइंस। या एनीवेज, ओके, सो दैट्स इट, देयर एंड्स द चैप्टर। कोई डाउट है बताओ, पूछो, बिकॉज आई थिंक इसके बाद और कुछ बच रहा है क्या? एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस एंड हाँ, हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट, डिपेंड, ये सिंपल है, और डिपेंड करता है कि तुम किस रेट से उसको, द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, किस रेट से उसको यूज करते हो। एक क्वेश्चन, हाँ, और ये भी सर डिपेंड करते हैं कि हम वाइजली यूज कर रहे थे, कैसे यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में है। वही यहाँ पूरी बात आती है, रेट एट अ पर्टिकुलर रेट, तुम किस रेट से उसको यूज करो। इस पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया बिफोर वी लीव। एक क्वेश्चन है, याद रखो, क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल बन सकती है? बताओ। एक एग्जांपल, वाटर बहुत ज्यादा यूज होने लगा, ओवर कंजम्पशन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में यूज होता है। वाटर साइकिल चलती है, एग्जॉस्ट हो सकता है, वही मैं अब तुम लोग को एक्सप्लेन करना। तुम लोग एक्चुअली लिखोगे ऐसे, रेट ऑफ, सर हम वाटर थोड़ी ना कह सकते, प्योर वाटर या फिर ग्राउंड वाटर कह सकते हैं ना, वाटर तो कभी खत्म नहीं हो सकता जो नहीं प्योर है। नहीं, एक्चुअली देखो, वाटर एक्चुअली
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में तुम्हें सिर्फ पानी से मतलब है, पानी हाइट से गिराना है, राइट? तो तुम ज्यादा कंसर्न नहीं हो कि वो पानी प्योर हो या अनप्योर हो, मतलब गंदा पानी भी टरबाइन के ऊपर गिरा दो तो चल जाएगा, हाँ बिल्कुल काम तो चल जाएगा। बट ये वाटर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस हाइट पे एटलीस्ट वाटर प्रेजेंट तो हो, और ऑफ कोर्स वो कौन रेगुलेट करेगा? वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल की शक्ति किसके हाथ में? नेचर। नेचर इसको कैसे कंट्रोल करता है? इवेपोरेशन, रेन, कॉन्डेंसेशन, ये सारे प्रोसेस अपने हाथ में तो नहीं है। प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है रेन। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब आप कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हो और बदले में एनवायरनमेंट में बहुत एनर्जी वेस्ट भी करते हो, क्योंकि हम एफिशिएंटली यूज तो कर नहीं पाते हैं हर एनर्जी को, कुछ ना कुछ फ्लॉ रहता है उसमें। तो जब आप एनर्जी एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हो, आप एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है बट आई रियली लाइक यूजिंग दिस लाइन मोर फ्रीक्वेंटली, कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करते हो। कार्बन फुटप्रिंट को समझना बहुत सिंपल सी चीज है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब आप नेचर में कहीं ना कहीं कार्बन ऐड कर रहे हो। किस फॉर्म में? चाहे वो CO2 के फॉर्म में हो, चाहे कोई हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो कार्बन का कोई कंपाउंड हो, स्मोक, क्योंकि हाँ कोई स्मोक हो। कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करना एनवायरनमेंट में, इसका ये मतलब है तुम कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, तुम पार्टिसिपेट तो नहीं बट यू आर समहाउ कंट्रीब्यूटिंग टू द फैक्टर्स increasing the global warming, and which is the main reason is actually the carbon footprint. तो याद रखना, rate of renew of sources of energy जब ज्यादा हो जाए, जब कम हो जाए, सॉरी, जब रेट ऑफ रिन्यू कम हो जाए, ये पंच लाइन यही है, किसके मुकाबले कम हो जाए? रेट ऑफ कंजम्पशन। तब जाके वो क्या होती है, जो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये दोनों इक्वल है, रेट ऑफ रिन्यू और रेट ऑफ कंजम्पशन मान लो इक्वल है, तब वो ना ही रिन्यूएबल है ना ही नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो गया, कंजम्पशन ज्यादा हो गया, रेट ऑफ रिन्यू कम है, तो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे पेट्रोलियम और कोल के केस में। लेकिन सन और विंड, इनको हम क्यों कहते हैं नॉन रिन्यूएबल? क्योंकि रेट ऑफ रिन्यू बहुत ज्यादा है, वो जिस रेट से रिन्यू होते हैं और नेचर में प्रेजेंट हो जाते हैं, वो रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रेट ऑफ कंजम्पशन। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूँ। व्हेन सन तो एकदम इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कभी नहीं होगा ना, खत्म नहीं होगा। क्या बोल रहे हो आदित्य? तो सन कभी खत्म नहीं होगा ना? नहीं, सन की एज है ना, कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, हाँ, उसके सरफेस में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है वो बंद हो जाएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन्स फिर नहीं होंगे उसके सरफेस में, क्योंकि उसका जो फ्यूल है ना, फ्यूल क्या है बताओ? न्यूक्लियर फ्यूजन का भी देखा था छोटे से पैराग्राफ में, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन खत्म होता है, फिर हीलियम यूज करना स्टार्ट करता है वो। तो हीलियम अगर वो यूज करना शुरू करेगा ना, तो फिर वो हीलियम के चलते जो एनर्जी आउटपुट है वो बहुत कम हो जाएगा। यस सर। वो फिर उस येलो ग्लो से ग्लो नहीं उसके बाद करेगा। धीरे-धीरे स्टार्ट, हाँ, वो येलो, अभी तो उसका लाइट आउटपुट जो है, लाइट का कलर है येलो है, फिर वो व्हाइट रेड हो, हाँ, फिर वो शायद व्हाइट या ब्लू, नहीं व्हाइट या ब्लू, फिर इवेंचुअली रेड कलर की ज्यादा लाइट रेज एमिट करेगा। बिग बैंग हो जाएगा इंफ्रारेड रीजन में। बिग बैंग नहीं, फिर उसका वो होता है, फिर सर वो कोलैप्स हो जाएगा, डेड स्टार। नहीं, डिपेंड करता है वो कोलैप्स करेगा या फिर उसको ब्लैक होल बनेगा। सुपरनोवा एग्जैक्टली। सुपरनोवा मतलब वो बर्स्ट हो जाएगा या तो ब्लैक होल, वो डिपेंड करता है मास पे, वो तुम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। सन के साथ नहीं होगा सर, सुपरनोवा बहुत छोटा स्टार है। तो मतलब तुम कह रहे हो ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी के चंगुल में फंस जाएगा? अच्छा, खैर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कार्बन फुटप्रिंट से मैं क्या कहना चाह रहा था, व्हेनेवर यू यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, बी इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, वन ऑलवेज इंक्रीजेस द कार्बन फुटप्रिंट, विच इज द रीजन बिहाइंड क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग द ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का। ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है ना सबको? यस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इंक्रीजेस,
ये होती है। हाँ छोटा ही सा प्लैनेट है, इसका टेम्परेचर अगर साल भर साल बढ़ता जाएगा ना 2 या 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इनको पड़ेगा। ये देखो पोल्स में जो है, नॉर्थ और साउथ पोल्स में जो बहुत सारा टन्स ऑफ वाटर, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। हाँ जो टन्स ऑफ वाटर सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विफाई हो जाएगा। जहां लिक्विफाई हो जाएगा तो जो सबसे पहले हिट आएगा जो कोस्टल एरियाज को आएगा, वो डूब जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही परसेंटेज ऑफ लैंड कितनी कम है और परसेंटेज ऑफ लैंड कम है। और सर बहुत अमाउंट ऑफ वाटर सी में घुस जाएगा। धीरे-धीरे डूब रही है। ऑफ कोर्स हो रहा है। सब बांग्लादेश भी डूब रही है 10 सेंटीमीटर हर साल। हाँ ये तुम्हें फील नहीं हो रहा है ना, लेकिन तुम्हें अगर फील करना है तो ऐसे समझ लो, तुम्हें मान लो 101 बुखार है, 101, ठीक है। यस उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना 101 को। तुम जरा सोचो, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर और 2 डिग्री बढ़ जाए, तुम्हें ऑलरेडी 101 फ़ारेनहाइट है, तो तुम तड़पने लग जाओगे, तुम तड़पने लग जाओगे भी हो भाई। सकती है। एग्जैक्टली, डेथ भी हो सकती है। अब यही चीज जब रिसर्चर्स साइंटिस्ट्स कहते हैं अपने मुंह से, तो ये लोग समझते नहीं है। बिजनेस पीपल जो मेन फॉसिल फ्यूल का धंधा संभाल रहे हैं कि अर्थ प्लैनेट का टेम्परेचर पर एनम बेसिस पे 1 to 2 डिग्री वार्मर हो रहा है। अरे अर्थ के पास जान नहीं है तो तुम उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अरे जो होगा देखा जाएगा, बट एक्चुअली इट्स वो केवल ये देखते हैं कि 1 या 2 डिग्री बढ़ रहा है केवल। एग्जैक्टली, बट तुम अपने आप से ऐसे कंपेयर करो, तुम्हें बुखार है 1-2 डिग्री तुम्हारा और बढ़ जाए, तुम्हारा क्या हाल होगा? 1-2 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है तुम्हारे रिस्पेक्ट में ना, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अर्थ में भी 1-2 डिग्री हर साल बढ़ता है। ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता है? मतलब 20 साल में 40 डिग्री बढ़ जाएगा। मतलब 1-2 डिग्री मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे समर है इस साल 45 डिग्री सेल्सियस, इस साल तो बहुत कंट्रोल हुआ है। होते हैं हर साल। हाँ इस साल तो बहुत कंट्रोल हुआ कोरोना वायरस के चलते, ठीक है, पोल्यूशन बहुत कम हो गई थी। तो मान लो नहीं होता तो 45 हो गया, मान लो 47 तक चले जाते। फिर नेक्स्ट ईयर का जो समर आता 49। अगर सेम रेट से पोल्यूशन और लोग बाहर निकल रहे हैं और कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ एक्चुअली दैट सीजन्स रीच एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मैं उस सेंस में कहना चाह रहा था। और हाँ, एवरेज टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो जाता है। 10 years में से 100 डिग्री हो जाएगा मैक्सिमम। 10 years में ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है पूरे अर्थ का टेम्परेचर। 10 years में 100% ये इतना इंक्रीज होता है। और ये 2 डिग्री का राइज भी ना बहुत सारे टन ऑफ आइस को पिघलाने के लिए सफिशिएंट है। और जहां आइस पिघलेगी तो कोस्टल एरियाज डूबेंगे, तो लैंड परसेंटेज कम होगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आएंगी और बहुत अपने साथ इल इफेक्ट्स लेकर आएंगी। सर जैसे सर 2012 में हुआ था मूवी। हाँ वो ये था आपका क्या कहते हैं, पिक्चराइजेशन थी। इट वाज जस्ट अ थॉट बेसिकली, ठीक है। यस तो ठीक है, इसी के साथ चैप्टर खत्म। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो मेरा जहां तक मानना है, तुम लोग को पता ही होगा 10th में ना उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं। अरे वो सिंगल करेक्ट रीजनिंग नहीं, मैथ्स में जैसे नहीं है वो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पिछले साल से। यस सर। हाँ उसी तरह साइंस में भी असर्शन रीजंस हैं और उस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। वो 1 मार्क में ऐड किया उन्होंने पिछले साल। MCQ। हाँ तो उसके लिए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पलर बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको बताती है कि इस तरह के फॉर्मेट के पूछेंगे वो लोग। और देखा गया है कि एग्जाम्पलर के रिलेटेड जो थ्योरी वो लोग मेंशन करते, जो क्वेश्चंस उसमें देते ना, उसी के फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, ठीक है। चलो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, याद रखना टू गो थ्रू इट। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता ही है, आस्क मी, ठीक है। बाय सर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।